हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ सीजी टेट कक्षा छठवीं से आठवीं तक, जिसमें आज हम देखेंगे गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए सॉल्व्ड पेपर, जिसमें पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विज्ञान। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो इसका जो सही आंसर है वो है जन्मजात प्रेरक। भूख हमें जन्म से लगती है, इसलिए इसका जो आंसर है जन्मजात प्रेरक बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। तो इसका जो आंसर है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखें। कक्षक में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, जिससे कि पढ़ाई जा रही विषय वस्तु का अधिकाधिक स्पष्टीकरण हो सके। तीसरा क्वेश्चन देखिए। यदि कोई बालक विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करोगे? ए, उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा ना दोहराए। बी, प्रधानाचार्य को बतलाएंगे। सी, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे। डी, बच्चों से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है डी, बच्चों से पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद उसके ना आने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई बच्चा स्कूल में सदैव देर से पहुंचता है तो एक शिक्षक को चाहिए कि उसके देर से आने का कारण का पता लगाए तथा कोई उपयुक्त समाधान करे। चौथा देखें। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? ए, व्यवहारवादी उपागम। बी, सृजनवादी उपागम। सी, संरचनात्मक उपागम। डी, मानवतावादी उपागम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, सृजनावादी उपागम। इसका जो आंसर है वो है बी। एक्सप्लेनेशन देखें। आज बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में शिक्षा हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपागम सृजनवादी है। पांचवा देखें। स्कूलों में अधिकतर शिक्षक में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? ए, स्नेह। बी, क्रोध। सी, दोषारोपण। डी, घृणा। तो इसकी जो आंसर है दोस्तों वो है डी, घृणा। एक्सप्लेनेशन देखें। स्कूल में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा की भावना बहुत कम पाई जाती है। अभाव होता है पूछा था, तो इसमें घृणा का अभाव बहुत कम होता है। आगे देखें। छठवां क्वेश्चन। परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? स्मृति एवं समझ आधारित। बी, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत। सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। डी, केवल वस्तुनिष्ठ। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। समझ और ज्ञान पर आधारित प्रश्न बालक के मानसिक स्तर का पता लगाने में सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी। आगे देखें। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा। बी, विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की समस्या। सी, अध्यापक में कुंठा। और डी, सीखने के समृद्ध संसाधन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी। एक्सप्लेनेशन देखें तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के अनुसार बहुभाषित को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः कक्षा में उपस्थित कोई बहुभाषी विद्यार्थी सीखने या अधिगम हेतु एक समृद्ध साधन है। आठवां क्वेश्चन देखें। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है। ए, कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ना जारी रखेंगे। पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने का कोशिश करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कारण जानने का कोशिश करेंगे कि बच्चे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यदि छात्र पढ़ने में रुचि
लेना बंद कर दे तो निश्चित यह एक बड़ी समस्या है। अतः ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस समस्या का कारण जानने का कोशिश करे तथा समाधान करे। 9वां देखें, निष्पत्ति लब्धि AQ का सूत्र होता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है AQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA इज इक्वल टू इंटू 100। बी देखे AQ इज इक्वल टू CA अपॉन EA इंटू 100। सी ऑप्शन दिया है AQ इज इक्वल टू EA अपॉन CA इंटू 100। डी दिया है AQ EA अपॉन MA इंटू 100। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी। इसका जो है आंसर है डी। देखिए एक्सप्लेनेशन, तो निष्पत्ति लब्धि अचीवमेंट क्वांटिएंट शैक्षणिक उपलब्धि के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है, इंडेक्स है। इसे छात्र की शैक्षिक आयु एजुकेशनल एज, मानसिक आयु मेंटल एज के अनुपात में 100 से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। मानसिक आयु निष्पत्ति लब्धि AQ इज इक्वल टू शैक्षणिक आयु EA अपान मानसिक आयु MA इंटू 100 होता है। 10वां देखें, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे और डी शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए। क्रियात्मक शोध किसी समस्या का समाधान करने हेतु किए जाते हैं जिसका ज्ञान एक शिक्षक को होना अनिवार्य है। 11वां देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालयीन शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु ए ऑप्शन दिया हुआ है, विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया गया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही गई है, अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात की गई है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की अधूरी शिक्षा को पूरा करने या उन्हें शिक्षा देने हेतु उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। 12वां देखें, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 दी गई है। एक तत्व सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, सामूहिक तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। तो इसका जो आंसर है दोस्तों इसमें देखें तो इसका ऑप्शन जो है विलोपित कर दिया गया है। इसका आंसर विलोपित कर दिया गया है। फिर भी देखिए इसका आंसर बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन बीन, बहुतत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन थर्नडाइक। तो पहले का जो है एक तत्व का तो मिस्टर बीन ने दिया था, बीने ने। उसके बाद देखे बहुतत्व सिद्धांत जो है थर्नडाइक ने दिया था। फिर त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन कैरोल द्वारा दिया गया था। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसमें देखिए त्रिआयामी जो था गिलफर्ड ने दिया था। तो इस प्रकार ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कोई भी सही नहीं है। 13वां देखिए दोस्तों, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन दिया है उसकी ओर से कोई ध्यान नहीं देंगे, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा ऑप्शन दिया है उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे। सी, उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। और डी, उसके माता पिता से बात करेंगे। तो इसकी ऑप्शन जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है सी। तो इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में, ऐसे छात्रों के प्रति जो असामान्य व्यवहार करते हैं एक शिक्षक को चाहिए कि वह उसकी समस्या के मूल कारण को खोज करे तथा उसे दूर करने का प्रयास करे जिससे उसकी अधिकतम प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके। आगे देखें दोस्तों 14, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है नियमित रूप से मानसिक परीक्षा लेना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक
एवं सह शिक्षक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलन करना, नियमित रूप से कक्षा की गतिविधियां आयोजित करना, अंक या ग्रेड प्रदान करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी है। नियमित और कंटिन्यूअस और है ना व्यापक मूल्यांकन में देखें तो इसमें जो है सीखने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक एवं सह शिक्षक क्षेत्रों में नियमित रूप से आकलन करना इसका ऑप्शन है, इसका सही आंसर है। आगे देखें, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें देखें, गृह कार्य प्रदान करना, बालक को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिकता प्रदान करना, और डी बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है बालक को गृह कार्य देना। एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों, बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने, उनके अनुभव को प्राथमिकता देने तथा उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने को शामिल किया जाता है। आगे देखिए 16वां, प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर एवं गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया था टर्मन और ओडम द्वारा, कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा, R.W. टेलर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो प्रश्न दिया गया है उसे दिया गया था R.W. टेलर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी। 17वां क्वेश्चन देखिए, बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से करते हैं, इसकी जानकारी उन्हें ए कार्य समाप्त करने के पश्चात दी जानी चाहिए, बी कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, सी कार्य के बीच में एक बार दी जानी चाहिए, और डी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसकी आंसर देखें दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक निरीक्षक को चाहिए कि वह समय समय पर निरंतर रूप से बच्चों को उसके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी वे किस प्रकार कर रहे हैं के संदर्भ में देते रहें। ऐसा करने से बच्चे अपने कार्य को और बेहतर दिशा में देने में सफल हो पाएंगे। 18वां देखें, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करोगे। ए उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, इसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, इसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी। यदि अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षा व्यवस्था उसकी अक्षमता के आधार पर की जाए तो वे बेहतर प्रदर्शन करने लगेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी। आगे देखें, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 की संतुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कथन दिया हुआ है, विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, राष्ट्र में प्रजातंत्री मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन। तो इसका जो आंसर है विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना। एक्सप्लेनेशन देखें दोस्तों, ए है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा नेशनल कैरिकुलम 2005 में विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखने की संतुति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे देखें, तो दोस्तों पहले जो इसमें टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज वे 30 प्रश्न देखेंगे। अगले वीडियो में हम हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और विज्ञान का वीडियो देखेंगे। बच्चों के भाषाई विकास के लिए क्या जरूरी है। देखिए, उसको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। भाषाई कौशल के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए, उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, उपरोक्त सभी। कक्षा में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है, कक्षा में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, डी इस प्रकार से हो कि वे बच्चे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है ए। एक्सप्लेनेशन देखिए, कक्षा में बैठने की व्यवस्था कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक छात्र को अधिगम का अवसर उपलब्ध हो। आगे देखें,
अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना। बी, दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल। सी देखें, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। डी, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। एक्सप्लेनेशन देखें, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि से तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझता है। आगे देखें 23वां, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है ज्ञान देने वाले की, सुगमकर्ता की, मित्र की, प्रबंधक की। तो इसकी जो आंसर है बी है दोस्तों, सुगमकर्ता। प्रारंभ से ही शिक्षक शिक्षण पद्धति एवं विद्यालय की वास्तविक गत्यात्मक शक्ति रहा है, किंतु उसकी भूमिका समयानुसार बदलती रहती है। आज के समय में शिक्षक को सुगमकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों बी। आगे देखें 24वां, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करोगे? तो इसको देखें, तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देंगे। इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे। तेज गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की गति में सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो आंसर है दोस्तों डी, क्योंकि हम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। 25वां देखें दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक शिक्षक वह होता है जो अच्छा शिक्षक वह होता है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वाले को दंडित करता है, उदासीन है जो सोचता है उस बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस बात पर बल देती है कि सीखने हेतु अधिक से अधिक संसाधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः जो यह सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है वह एक अच्छा शिक्षक होगा। आगे देखें, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है, इसमें देखें तो है दुर्खिम, प्लूटो, किलपैट्रिक, सुकरात। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है किलपैट्रिक। प्रयोजना विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक है। इस विधि का मूल उद्देश्य बच्चों में नियंत्रित विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा ऐसे कौशल को विकसित करना होता है जो जीवन के वास्तविक परिस्थितियों से जुड़े हो। 27वां देखो दोस्तों, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु है, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक उद्देश्य, छात्र समाज अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा का परिणाम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए, उद्देश्य होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। ये चीज आवश्यक है मूल्यांकन के 3 बिंदु में। आगे देखो दोस्तों 28वां, कक्षा का वातावरण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए? शांत, शोरगुल से भरा, अनुशासन से पूर्ण, मित्रवत। तो इसका जो आंसर है दोस्तों मित्रवत होना चाहिए। तो इसका आंसर है डी। आगे देखो दोस्तों 29वां, कठोर सिल्क उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है दोस्तों इंजीनियरिंग। इसका आंसर है बी। आगे देखो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, प्रत्येक पार्ट से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस और मैथ से टोटल 60 क्वेश्चन दोनों मिलाकर के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजित करना, अपने माता पिता से समायोजित करना, पढ़ाई संबंधी समायोजन करना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों शारीरिक और मानसिक परिवर्तन में समायोजित करना। तो दोस्तों इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन हुए आपके बाल विकास से। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इससे आगे हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस के वीडियो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। दोस्तों आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए इसके बारे में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आप सभी का।